चैप्टर नंबर 4 कार्बन व उसके यौगिक। वीडियो को फिर कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बड़े यूनिक जो है वो कॉन्सेप्ट हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो चलिए ब्रह्मास्त्र क्लास के साथ हम आज के लाइव सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बोर्ड परीक्षा 2022 में कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो एकमात्र यही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर इस चैप्टर से। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन 2022 के अंदर इस चैप्टर से एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2022 का सिलेबस अलग था। ठीक है बच्चे, 2022 का सिलेबस अलग था, उसमें पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी वाला चैप्टर भी लगता था, और केमिस्ट्री जो है वो पूरी आती थी उसके अंदर। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री का पार्ट, फिर बायोलॉजी का पार्ट, फिजिक्स का पार्ट और इन्वायरमेंट का पार्ट, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है वो डिवाइड किए हुए, तो अब एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन का नंबर ज्यादा रहेगा, जो हम 2022 के बाद 23, 24 और 25 में करने वाले हैं। तो 2022 में एक ही प्रश्न था, बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही है। चलिए बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर क्या पूछा गया इससे। बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर जो प्रश्न आए, फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ है समीकरण, एक रिएक्शन दी हुई है, CH3COOH मतलब एथेनोइक एसिड प्लस CH3CH2OH मतलब एथेनॉल। एरो पर दिया हुआ है एसिड, मतलब एसिड की प्रेजेंस में A बन रहा है और वाटर बन रहा है, A बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। तो कैसे सोल्व करें बच्चे इसको, थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि इसमें जल बन रहा है, H2O बन रहा है ना, वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है, इसमें वाटर बन रहा है। तो आप वाटर निकाल लें, इसमें से वाटर निकाल लें, जल निकाल लें क्रियात्मक समूहों में से। तो क्रियात्मक समूह जो है ये H निकाल लिया, H, ये दूसरा H भी निकाल लिया, क्योंकि H2O निकालना है ना, 2 H निकाल लिए और एक O निकाल लिया, एक O। ठीक है, 2 H निकाल लिया और एक O निकाल लिया। अब जो बचा वो देखो क्या बचा, CH3 फिर CO फिर O, CH3COO, तो CH3COO ये पड़ा। ठीक है, CH3COO फिर CH2CH3 यानी कि D ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर समझने बात को, कैसे किया बच्चे, हमने जल निकालना है, H2O निकालना है, वाटर निकालना है, मतलब H2 और O1 निकालना है, तो H2 निकाल लो और एक O निकाल लो, ये लो, ये काट दिया मैंने। ठीक है, H2O काट दिया, उसके बाद जो बचा वो देख लो, क्या बचा, CH3COO, तो CH3COO फिर CH2CH3 तो बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि करेक्ट आंसर जो है वो D है। ठीक है, D ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चे, D। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है 2023 में। अगला क्वेश्चन, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो बच्चे मैंने पहले जो रामबाण सीरीज 1 और 2 आपको करवाई है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करवाई थी खूब सारी। अगर आपने अभी तक वो रामबाण सीरीज 1 और 2 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप रामबाण सीरीज 1 और 2 देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा रामबाण सीरीज 1 और रामबाण सीरीज 2 की, ताकि एग्जाम टाइम में आप बड़ी जल्दी उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। मीथेन का सूत्र होता है CH4, सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, मीथेन का सूत्र CH4। अब आपने क्या करना है बच्चे, जो बॉन्ड लगे हैं, जो बंध लगे हैं,
वो बंध हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। हर बंध की जगह आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने, हर बंध की जगह, ठीक है। जहां भी बंध लगा है वहां 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो ये बंध हटा दोगे, ये बंध भी हटा दोगे, ये बंध भी, ये बंध भी, ठीक है। या फिर एक काम और कर लो, पहले सर्किल लगा लो, पहले सर्किल लगा लो। जैसे H के बंध के साथ H का सर्किल, 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 और C ने जो 4 बंध बनाए हैं वो C का सर्किल, ठीक है। पहले सर्किल लगा लो। अब चारों बंध हटा दो, जो बंध थे वो चारों बंध हटा दो, और हर बंध की जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। बस हर बंध की जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बंध की जगह 2 डॉट लगाते जाओ। बस जहां बंध था वहां 2 डॉट लगा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी मीथेन की, मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करनी है, ठीक है। बंध हटा देने और उसकी जगह 2-2 डॉट लगा देने, बस हर बंध की जगह 2 डॉट लगा देने, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में क्या पूछा गया, निम्न अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। एक Na के साथ और दूसरा 443 केल्विन टेम्परेचर है बच्चे, ये 413 नहीं है, 443 है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। Na और कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अभी एक कमेंट आया है कि 2 डॉट क्यों लगाए हैं। 2 डॉट इसलिए लगाते हैं बच्चे क्योंकि जैसे एक बंध है ना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो जो हम बंध हटा रहे हैं तो उसकी जगह वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं बस, ठीक है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, समझ गए बात। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बंध हटा रहे हैं और उसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। क्या किया हमने, फिर बात क्लियर कर लें। हमने बंध हटाना है और उसकी जगह 2 डॉट लगाने हैं। क्यों लगाने हैं 2 डॉट, क्योंकि एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। तो बंध हटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उस बंध की जगह लगाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डॉट की फॉर्म में लगाए जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। Na और दूसरा 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4, ठीक है। 443 केल्विन है, ये ध्यान रखिएगा, 443 केल्विन है, ठीक है। तो सोडियम के साथ एथेनॉल की रिएक्शन करवानी है, एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ। तो CH3 CH2OH एथेनॉल का सूत्र प्लस क्या करेंगे, सोडियम यानी Na। और आपको मैंने बहुत बार बताया है क्या कि Na की जगह H और H की जगह Na लिख दिया करो। Na की जगह H और H की जगह Na लिख दिया करो, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो जो H था उसकी जगह तो Na लिख दिया, ठीक है, और जो Na था उसकी जगह H लिख देना है। लेकिन H जो होता है वो H2 के रूप में पाया जाता है, इसलिए H2 लेने हैं, ठीक है। तो H2 लेने तो बैलेंस करोगे तो H2 चाहिए, तो ये 2 लेने पड़ेंगे, ये भी 2 करने पड़ेंगे और ये भी 2 बनेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। H2O नहीं आएगा बच्चे, एक बच्चे ने कमेंट किया है H2O नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, H2 आएगा, H2 आएगा। तो Na जब H की जगह जाएगा तो हाइड्रोजन निकलेगी। अगर यहाँ NaOH होता ना तब H2O बन जाता, अभी ओनली Na है, तो Na की जगह H जाएगा तो वो H2 बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ अपने को रिएक्शन करवानी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443 केल्विन।
तो कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर लेना है। तो CH3 CH2OH, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखता हूं ना तो क्या लिखूंगा, C2H5OH, ये तो पता ही होगा सबको, C2H5OH, ठीक है। अब एरो पर कंसंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन, एरो पर आ जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ जब हम लोग सांद्र H2SO4 लेते हैं यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो यहां अल्कोहल का निर्जलन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये अल्कोहल के निर्जलन की अभिक्रिया है। बच्चे मैं एसएसटी नहीं पढ़ाता, एसएसटी की क्लास नहीं लगेगी। अब बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप समझ जाएं कि एसएसटी की क्लास नहीं लगेगी, साइंस की क्लास लगेगी। और मैंने लिखा भी है स्पष्ट, क्लास 10th साइंस, ठीक है। मैं एसएसटी का टीचर नहीं हूं, तो एसएसटी की क्लास साइंस और मैथ दो ऑप्शन मेरे पास हैं। मैथ के पेपर से पहले मैं प्रयास करूंगा कि मैथ की भी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली जो है वो आपको करवा दूं, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ के मैं करवा दूं, प्रयास रहेगा मेरा। चलिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, ये अल्कोहल का निर्जलन होता है, अल्कोहल का निर्जलन होता है, डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, ठीक है। अब हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलन करना है, जल निकालना है, इसमें से जल निकाल लोगे तो H2O निकाल दो, H2O, ठीक है, H2O निकाल दो, H2O कैसे निकालेंगे। अब देखो H2O निकालोगे तो ये OH गया और एक H निकाल दो, यहां से H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये OH गया, एक H निकाल दो, ये वाला H निकाल दो, तो बचा क्या, बचा C2H4, 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 C2H4 को ओपन करके लिखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, C2H4 भी चल जाएगा। C2H4 जो सूत्र है वो किसका है, एथीन का, एथीन का सूत्र है। तो बड़े आराम से आप रिएक्शन कर सकते हो। फिर समझ लें रिएक्शन को क्या किया हमने, फिर बात क्लियर कर लें। 443 केल्विन है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, 413 लिखा गया, 443 है। एथेनॉल है C2H5OH, एरो पर सांद्र H2SO4 मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन। तो हमने क्या करना है, जल निकालना है, जल, ठीक है, जल निकालना है। तो ये OH गया और यहां से एक H गया, तो यहां जल निकल गया क्योंकि ये निर्जलन अभिक्रिया है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो ये OH जाएगा, ये H जाएगा। अब H कितने बच गए, 4 बच गए, तो बना C2H4, एथीन, एथीन बना ये एथीन, C2H4, क्लियर, ये एथीन बन गया है। तो इस तरह से रिएक्शन जो है बड़े आराम से आप कर सकते हैं कंप्लीट को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए, ड्रा द मिसेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप। तो मिसेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बिल्कुल बीच में तेल की बूंद होती है, ये ऑयल ड्रॉप है, या मैल कह सकते हो, तेल कह सकते हो, चिकनाई कह सकते हो ना, ऑयल ड्रॉप है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहां जो साबुन होता है उसका कार्बन वाला भाग जुड़ता है, ये कार्बन वाला भाग है, और साबुन का आयनिक भाग बाहर की ओर रहता है, साबुन का आयनिक भाग बाहर की ओर रहता है। तो ये साबुन का आयनिक भाग है। तो ये मिसेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। लिखना है पूरा, कैसे लिखोगे, ये लिखोगे साबुन का आयनिक भाग, साबुन का आयनिक भाग, आयनिक पार्ट ऑफ सोप, ठीक है। ये साबुन का कार्बन भाग, कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन, कार्बन चेन लिखना है बच्चे, ठीक है। और सेंटर में ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंद, सेंटर वाली भले ही मत लिखना, लेकिन दो चीजें आपको जरूर लिखनी है
कि एक साबुन का जो बाहर वाली साइड है वो साबुन का आयनिक भाग है और जो अंदर वाली साइड है वो कार्बन चेन है। क्लियर? तो ये आपके पास मिसेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए बोर्ड परीक्षा 2024 में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया उसको देखते हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है वो देखते हैं अपन। कीटोन में उपस्थित परक्रियात्मक समूह है। कीटोन में उपस्थित परक्रियात्मक समूह है। कीटोन में कौन सा समूह होता है? OH, CO, CHO, COOH। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कीटोन इज OH, CO, CHO, ये A, B, C, D। OH, CO, CHO, COOH, OH, CO, CHO, COOH। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप कीटोन में होता है बच्चे? कीटोन में होता है CO ग्रुप। कीटोन ग्रुप CO। कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन में जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है। अब कौन सा किस में होता है वो देख लो। OH जो होता है वो अल्कोहल का है, अल्कोहल। CO जो है वो कीटोन का है, कीटोन। CHO जो है वो एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड। और जो COOH है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। OH अल्कोहल, CO कीटोन, CHO एल्डिहाइड और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये बच्चे फंक्शन ग्रुप 4 दिए हुए हैं। आपसे कीटोन पूछा हुआ है तो कीटोन जो है वो CO है। कीटोन कौन सा है? CO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। CO कीटोन जो है, कीटोन पूछा हुआ है CO। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे क्या कहता है। C3H8 में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। C3H8। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द C3H8 मॉलिक्यूल इज। तो बच्चे यहां देखिए, आप क्लियर कर लें C3H8। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि C3H8 किसका सूत्र है। C3H8 किसका सूत्र है? तो C3H8 सूत्र जो है ना वो है प्रोपेन का। प्रोपेन का सूत्र है बच्चे ये। और प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड होता है, प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब हम प्रोपेन बनाएंगे तो 3 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता होता है। कार्बन कितने बॉन्ड होता है? 4। तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो, कितने बॉन्ड बने हैं देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बंद बने हैं। तो यहां 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे सोच सकते हैं वो भी देख लो। सिंपल सी बात है बच्चे। H कितने लगे? 8। H लगे हैं 8। ठीक है, H कितने लगे हैं? 8। तो 8 बंद तो H वाले बनेंगे ही बनेंगे, 8 तो होंगे ही होंगे। पीछे C कितने हैं? 3 कार्बन है। C कितने हैं? 3। C 3 है। और क्योंकि ये प्रोपेन है तो कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप जब प्रोपेन के 3 कार्बन लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। देखो, जब आप प्रोपेन के 3 कार्बन लिखेंगे बच्चे तो आप इस तरह से लिखेंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो 8 बंद तो हाइड्रोजन वाले बन गए और 9वां बंद हो गया ये और 10वां बंद हो गया ये। सीधा भी सोच सकते हैं कि जितने हाइड्रोजन लगे हैं उतने बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन लगे हैं उतने बॉन्ड तो बनने ही बनने। क्लियर? उसके बाद C3 लगे हैं और एकल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो 3C एकल बॉन्ड से लगाएं, वो बंद और गिन लें, बस आपके टोटल बॉन्ड काउंटिंग में आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां 10 बंद बनेंगे, 8 तो हाइड्रोजन वाले और 2 बंद कार्बन के बीच भी बने हैं। तो 8 और 2 10। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने पूरा ओपन करके भी दिखा दिया आपको और यहां शॉर्ट में भी बता दिया किस प्रकार से सोचेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे क्या कहता है। CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कैसे लिखेंगे? यहां 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोप प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? YNE। YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, प्रोपाइन। प्रोपाइन तो इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। प्रोपाइन है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्या कहता है? जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने से कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? कारण लिखिए। Why does applying soap to dirty clothes in the presence of water clean the clothes? Write the reason। क्या कारण रहा उसका कि जब हम लोग जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो हम लोग पूरी बात अगर सिस्टमेटिक तरीके से करें, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया था। अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से करूं तो मैं कैसे करूंगा सिस्टमेटिक तरीके से बात? मैं लिखूंगा साबुन जो होता है, साबुन जो वसा अम्ल होते हैं, वसा अम्ल, उनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। और साबुन में 2 सिरे होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक तो आयनिक एंड, ये वाला तो आयनिक एंड है, आयनिक भाग है, आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा। और ये वाला कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन श्रृंखला। जब हम मैले कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो मैल के साथ कार्बन श्रृंखला जुड़ जाती है। ये मैल है, ठीक है, इसके साथ कार्बन श्रृंखला जुड़ जाती है। ये कार्बन श्रृंखला इसके साथ जुड़ जाती है और आयनिक सिरा जो होता है वो बाहर की ओर रह जाता है। साबुन का जो आयनिक सिरा होता है वो बाहर की ओर रह जाता है। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है? मिसेल बन जाती है बच्चे, ये मिसेल बन गई, ठीक है। और जब हम इस साबुन लगे कपड़े को पानी में डालते हैं तो जो मिसेल होती है वो मैल को पानी के अंदर ले जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है, क्लॉथ जो है क्लीन हो जाता है। मिसेल जो होती है वो डर्ट को, मैल को, ऑयल को वाटर के अंदर ले जाती है और हमारा कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है। तो इस तरह से हम आंसर देंगे कि साबुन जो होता है वो फैटी एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट होता है। मतलब सोप जो होता है वो वसा अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। इसमें 2 सिरे होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक तो आयनिक और दूसरा कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन। कार्बन चेन जो होती है मैल, तेल या चिकनाई के साथ जुड़ जाती है, आयनिक सिरा बाहर की ओर रहता है। और जब इस प्रकार से मिसेल बन जाती है और जब हम इस मिसेल युक्त कपड़े को पानी में डालते हैं तो मिसेल जो होती है वो डर्ट को, मैल को या अपने कह दें तेल को, ऑयल को पानी के अंदर ले जाती है और कपड़े को साफ कर देती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है आपने। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल। एथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को चित्रित करना है, अपने ड्रॉ करना है। तो एथीन का पहले तो सूत्र पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इंस्टा पर क्लास नहीं है बच्चे मेरी, यूट्यूब पर क्लास है, इंस्टा पर नहीं है क्लास। तो सबसे पहले तो एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? पहले तो एथीन का सूत्र लिखोगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एथीन का सूत्र लिखोगे, लिख दिया। अब एथीन का सूत्र लिखने के बाद सेम सिस्टम जैसा मैंने पहले बताया था, हाइड्रोजन के बाहर हाइड्रोजन के बंध का सर्किल, इस हाइड्रोजन के बाहर भी हाइड्रोजन के बंध का सर्किल। अब इस कार्बन के साथ कार्बन का सर्किल लगा लो जो कार्बन के बॉन्ड है। ऐसे इस कार्बन के बॉन्ड इस कार्बन के साथ सर्किल में ले जाओ। ऐसे ही इस हाइड्रोजन पर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड का सर्किल, इस हाइड्रोजन पर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड का सर्किल, ठीक है। तो ये बंधों के बाहर हमने सर्किल लगा लेने। अब बंध हटाने हैं
और हर बंद की जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा लेने हैं, या पहले या 2-2 डॉट पहले ही लगा लो, 2-2 डॉट पहले ही लगा लो, हर बंद की जगह 2 डॉट लगा लो। देखो मैं लगा रहा हूं, देखो हर बंद की जगह, हर बंद के ऊपर मैंने 2 डॉट लगा लिए। देखो हर बंद के ऊपर 2 डॉट लगा लेने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। हर बंद के ऊपर हमने क्या किया, 2 डॉट लगा लिए। अब ये बंद हटा दो, बस अब ये बंद हटा दो, ये बंद हटा दो, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपकी तैयार हो गई है। ये बन गई है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको सूत्र क्लियर होना चाहिए, फार्मूला क्लियर होना चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद जिसने जो बॉन्ड बनाया है उसके बाहर सर्किल लगा लेना, ठीक है। फिर हर बॉन्ड की जगह 2 डॉट लगा लेना, तो आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड परीक्षा 2025। अब हमारे पास बोर्ड परीक्षा 2025 के प्रश्न आने वाले हैं। 2025 में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया वो क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मैं बता दूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एल्केन होती है, एल्केन, वो होती है एल्केन, एल्केन होती है वो, ठीक है। अब एल्केन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं ना, सीधा याद रखना, जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के जितने कार्बन लगे होंगे उसके दुगने से 2 ज्यादा होंगे, मतलब दुगना प्लस 2। जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होंगे, दुगना प्लस 2 होंगे, दुगना प्लस 2 होंगे, ठीक है। जो एल्केन होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चे वो एल्केन होते हैं, और एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। अब जैसे देखो इसने कहा, पहले ऑप्शन में कहा कार्बन 2 है, कार्बन 2 है। अगर मैं 2 कार्बन की एल्केन बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को दुगने से 2 ज्यादा करूंगा, तो 2 का दुगना 4 होता है, 2 का दुगना 4 होता है, और 4 से 2 ज्यादा करूंगा तो 6 आएगा, 4 से 2 ज्यादा करूंगा तो 6 आएगा। फिर देख लो एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। जैसे अगर कार्बन 2 है तो 2 का दुगना 4, 4 से 2 ज्यादा 6। अगर कार्बन 3 है, 3 का दुगना 6, 6 से 2 ज्यादा 8। अगर कार्बन 4 है तो 4 का दुगना 8, 8 से 2 ज्यादा मतलब 10। तो ये एल्केन बन रहे हैं, समझ आ गई बात। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं एल्केन, एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। तो कार्बन अगर 2 है, 2 का दुगना 4 करेंगे, 4 से 2 ज्यादा 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसने दिया कार्बन 2H2, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। C2H4 ये भी नहीं है। C2H है, बिल्कुल ये सैचुरेटेड है, C2H है, क्योंकि C2 है तो 2 का दुगना 4, 4 से 2 ज्यादा, 4 से 2 ज्यादा 6, तो मतलब C2H6 एल्केन का फार्मूला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कैसे बताया है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में रिपीट वर्ड लिखें, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन को क्या कहते हैं। 2025 के प्रश्न कर रहे हैं, मैथेन में उपस्थित सहसंयोजक अबंधों की संख्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। मैथेन का सूत्र CH4, तो सिंपल सी बात है C एक ही है और उसके साथ 4 H लगे हैं तो 4 ही बंध बनेंगे, सिंपल सी बात है ये तो, है ना। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मैथेन इज, कितने ऑप्शन दिए आपको, 4, 4 बंध हैं, ठीक है। मैथेन में 4 बंध है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में, अभी बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित परक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए।
अभी पीछे बताया था। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित परक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा सूत्र होता है? COOH। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का परक्रियात्मक समूह है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मिसेल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। कर चुके हैं हम पीछे, मिसेल की स्ट्रक्चर भी बना चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको पहले भी समझ आ गया होगा कि साबुन जो होता है वो फैटी एसिड का सोडियम पोटेशियम साल्ट होता है। मतलब साबुन जो होते हैं वो वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन में दो सिरे होते हैं, आयनिक और कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला जो होती है मैल तेल या चिकनाई के साथ जुड़ती है और आयनिक सिरा बाहर की ओर रह जाता है, मिसेल बना लेता है। और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो मिसेल जो होती है वो मैल तेल या चिकनाई को, मतलब डर्ट ऑयल को ले जाती है पानी के अंदर और कपड़े को साफ कर देती है। तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। 2025 में अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आया था, जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ना उसके अथवा में क्या क्वेश्चन था? निम्न रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्न अभिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्न अभिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड बाय गिविंग द इन्वॉल्व्ड केमिकल रिएक्शन। जिसमें से एक दिया है एस्ट्रीकरण, दूसरा दिया है क्षारक। एक दिया है एस्ट्रिफिकेशन, दूसरा दिया है रिएक्शन विद बेस। एस्ट्रीकरण क्या होता है? एस्ट्रीकरण एस्ट्रिफिकेशन हमने किया था। एथेनोइक एसिड की एथेनॉल से रिएक्शन करवानी है, CH3CH2OH। प्रेजेंस लेनी है अम्ल की एसिड की और वाटर निकाल देना है, H2O निकाल देना है। तो H2O निकालोगे तो यही दिमाग में रखो कि H2O ये निकालना है, 2 H निकालने हैं और एक O निकालना है, ये दिमाग में रखना। जो बचा वो लिख दो। क्या बचा? CH3COO के बाद CH2CH3, ये बन गया एस्टर बन गया ये। इसीलिए इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया इसीलिए बोलते हैं बच्चे, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्टर बनता है। तो इसका विश्लेषण भी करना है, ये ध्यान रखना। साफ कहता है क्या कि इसको आपने एनालाइज भी करना है। तो आप क्या लिखेंगे? जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया, एथेनोइक एसिड की क्रिया एथेनॉल से करवाई जाती है तो इसमें एस्टर का निर्माण होता है। यह क्रिया एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एस्टर बनता है, इस क्रिया को हम लोग एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्षारक के साथ रिएक्शन विद बेस। तो एथेनोइक एसिड लें CH3COOH, बेस लें NaOH। तो ये तो बहुत बार बताया बच्चे आपको, जो Na है उसको आप H की जगह ले जाएं और जो H है उसको आप Na की जगह ले आए, बस रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। H की जगह Na और Na की जगह H कर दें तो क्या बना? CH3COO और H की जगह आ गया Na प्लस NaOH था तो Na की जगह H लिख देंगे, HOH मतलब H2O, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये बन गया साल्ट, ठीक है। सोडियम एसीटेट, सोडियम एथेनोएट बोलते हैं इसको, साल्ट बन गया है ये। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 4 के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 को। तो चैप्टर 5 को देखते हैं हम। अब चैप्टर 5 हमारा क्या कहता है? चैप्टर 5, तो लेसन नंबर 5 आपके बीच हम लेकर आ गए हैं, लेसन नंबर 5। तो फिर मैं कहूँगा ब्रह्मास्त्र क्लास तैयारी 100/100 की लेकर हमारा जो मोटो है
आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करना। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी सफलता को सुनिश्चित करना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए तैयारी 100/100 मात्र 3 घंटे में बने जीरो से हीरो के अगले सेशन में हम आपके बीच उपस्थित हैं लेसन नंबर 5 को लेकर, चैप्टर नंबर 5 बायो जैव प्रकरण लाइफ प्रोसेस। तो चलिए, मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ। द ह्यूमन हार्ट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो मानव हृदय जो है परिसंचरण, सर्कुलेशन से रिलेटेड है, सर्कुलेशन से रिलेटेड है, परिसंचरण से रिलेटेड है। कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर। Which instrument is used to measure blood pressure? स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा जो है हम रक्त दाब को मापते हैं। तो चलिए, ओके, आपका कमेंट आ रहा है जल्दी, तो मैं बिल्कुल जल्दी ही चलूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो 2022 का अगला क्वेश्चन, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? Why is double circulation necessary in human? क्यों जरूरी होता है? क्योंकि देखो, जो ह्यूमन हार्ट होता है, मैं रफली सा डायग्राम एक बार बता दूं, ये ह्यूमन हार्ट है, इसके एक साइड ऑक्सीजन चल रही होती है ये, और एक साइड कार्बन डाइऑक्साइड चल रही होती है, तो ये मिक्स नहीं होते। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ये मिक्स नहीं होते और हमें ऑक्सीजन जो है वो दक्षता पूर्ण मिल पाती है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मिल पाती है। और ये ऑक्सीजन क्या करती है, आगे जाकर भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है, फूड का ऑक्सीडेशन करती है और हमें ऊर्जा देती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस बना रहता है। तो हम इतना लिखेंगे, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? इससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है हमारी बॉडी के अंदर वो दक्षता पूर्ण होती है और हमें ऊर्जा मिलती है, और साथ में हमारे शरीर का ताप भी जो है वो नियमित बना रहता है, बैलेंस बना रहता है शरीर का ताप भी। तो मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? ऑक्सीजन दक्षता पूर्ण मिल पाती है, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिल जाती है और शरीर का ताप जो है वो संतुलित बना रहता है, टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए दोहरा परिसंचरण ह्यूमन के अंदर जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द 3 इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो होता है वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहला काम। क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद सेकंड क्या होता है? जो सोलर एनर्जी होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है जल को तोड़ देती है H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो सेकंड पॉइंट यही है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट है। तीन घटनाएं बतानी है प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, तीनों प्रोसेस बताने हैं हमारे को। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और जो हाइड्रोजन बनी है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो ये तीसरा स्टेप है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है। तो ये 3 इवेंट है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा लेगा, फिर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, मतलब सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, और वो रासायनिक ऊर्जा जो है वो जल को तोड़ने में काम आएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ेगी, और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अब इसके अथवा में पूछा गया, अथवा में पूछा गया, देखो क्या कहता है अथवा में। और गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अब हमें वो फंक्शन देना है जिससे गैसेज का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, वो बात बतानी है। तो फुफ्फुस को यहाँ लंग्स को एक्सप्लेन नहीं करना हमारे को। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे कि लंग्स के अंदर जो हमारी श्वास नली है, ठीक है, मतलब ट्रेकिया है,
वो लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और हर शाखा का जो अंतिम सिरा होता है वो वायु कुपिका होती है, एल्वियोलर सैक होते हैं, वायु कुपिका होती है। और ये वायु कुपिकाएं जो होती हैं ये रक्त वाहिनियों का जाल यहाँ बिछा होता है, रक्त वाहिनियों का जाल यहाँ बिछा होता है। वायु कुपिकाएं रक्त वाहिनियों के संपर्क में होती हैं। और जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब इनहेलेशन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो हमारा जो डायाफ्राम होता है, जो डायाफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है। डायाफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, मतलब कि जिससे क्या होता है, हमारी जो वक्ष गुहा है, चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। मैं क्लियर करता हूं हल्का सा डायग्राम बनाकर आपको, बिल्कुल ज्यादा नहीं क्लियर, ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जस्ट छोटा सा डायग्राम। ये मान लो एक लंग है अपना, ये मान लो दूसरा लंग्स है, ठीक है, और यहां ये डायाफ्राम होता है इस तरह से, ये डायाफ्राम की पोजीशन है, मान लो ये मान लो डायाफ्राम की पोजीशन है, और ये पूरा चेस्ट हमारा जो है पैकअप है पूरा, और ऑक्सीजन जो होती है सिंपल सी बात है लंग्स में आनी है, और ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। अब होगा क्या, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, अभी ये डायाफ्राम यहाँ बिल्कुल सटा हुआ है लंग्स के पास, जब हम सांस अंदर लेंगे तो डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। जब सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, लिखा हुआ है आपकी बुक में, डायाफ्राम इस तरह से चपटा हो जाता है। तो फिर लंग्स के पास जगह मिल जाती है लंग्स को फैलने के लिए, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, वो यूं लंग्स बड़े हो जाते हैं। आप सांस फील करके देखो, आपको खुद फील होगा कि आपका वास्तव में जो सिस्टम है, सांस अंदर लेके देखो, आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो वो जो हवा होती है वो अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, फिर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। तो यहाँ कुछ स्पेस रहता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आ सके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अंदर आ जाती है इस जगह पर, ये यहाँ वॉल्यूम स्पेयर रहता है। डायाफ्राम फिर चपटा होता है यहाँ, तो डायाफ्राम जब वापस चपटा होगा ना, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एंटर कर जाती है और आगे फिर बाहर निकल जाती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज बताना है हमें, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज बताना है अपने को, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, वहां ये नहीं हो कि आप लोग, यहाँ जो क्वेश्चन आया गैसों का एक्सचेंज का आया है, गैसों के विनिमय का आया है, तो वो विनिमय एक्सप्लेन करना है अपन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बोर्ड परीक्षा 2023 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया देखते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये, सलाइवा आल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सेलावरी लारिये एमिलेज या एमाइलेज, जो भी आप बोलते हैं, एमिलेज बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं, वो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, जितने भी प्रक्रम हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जो हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए जरूरी होते हैं, मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं टूटती है, नई कोशिकाएं बनती है, रिपेयरिंग चलती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर। तो जितनी भी प्रक्रम, जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो डाइजेशन, मतलब चाहे वो श्वसन है, चाहे वो पोषण है, चाहे उत्सर्जन एक्सक्रीशन है, ये सभी प्रोसेस जो है जैव प्रक्रम है, जिससे हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है, हमारे शरीर की मेंटेनेंस होती है। उन प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। चलिए वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए और मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, डिफाइन द एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द एयरवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वायु की उपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और साथ में हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है इसके अंदर। फिर मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है, तो सबसे पहले नोस्ट्रिल है, समझाना है तो मतलब समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल है, मतलब नासा छिद्र है, वायु जाएगी आगे, यहाँ आ जाएगी हमारी ग्रसनी,
ग्रसनी मतलब फेरिंक्स, फिर आ जाएगा कंठ मतलब लैरिंक्स, फिर आ जाएगी ट्रेकिया मतलब श्वास नली। श्वास नली आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे हम श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंची जो भी आप बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रोंकाई ब्रोंची, कुछ टीचर ब्रोंची बोलते हैं, कुछ ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जो श्वसनी होती है वो दो भागों, श्वास नली जो होती है वो दो भागों में चली जाती है, एक दाएं फेफड़े में एक बाएं फेफड़े में, ठीक है। और फिर जो श्वसनी होती है वो आगे बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और हर ब्रोंक्यूल्स, हर श्वसनिका, हर श्वसनिका का अंतिम सिरा जो होता है वो वायु कुपिका होता है, एल्वियोलर सैक होता है। तो ये हमें क्लियर करना है, वायु मार्ग को समझाना है। तो सबसे पहले वायु जो होती है वो नासा छिद्र से होती हुई, मैं पहले हिंदी में क्लियर कर देता हूँ, वायु जो होती है नासा छिद्र से होती हुई ग्रसनी फिर कंठ तक पहुंचती है, उसके बाद श्वास नली में जाती है। श्वास नली में उपास्थि के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने नहीं देते। हर श्वास नली जो होती है आगे जाकर दो, श्वास नली जो होती है वो आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनी कहते हैं। एक श्वसनी दाएं फेफड़े में, दूसरी बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। और फिर श्वसनी जो होती है वो आगे बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक श्वसनिका का अंतिम सिरे पर वायु कुपिकाएं होती हैं। अब इंग्लिश में देख लो, तो सबसे पहले एयर जो होगी, क्योंकि एयर का हमें वे क्लियर करना है, एयर का पाथ क्लियर करना है। तो सबसे पहले एयर जो होती है वो नोस्ट्रिल के थ्रू होती हुई हमारे फेरिंक्स, फेरिंक्स के थ्रू लैरिंक्स में आएगी, लैरिंक्स से ट्रेकिया में आएगी। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज रिंग होते हैं जो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देते एयर की एब्सेंस के अंदर। ट्रेकिया जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट राइट लंग में, दूसरा पार्ट लेफ्ट लंग में एंटर करता है जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंची बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं। उसके बाद ईच ब्रोंचाई डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रोंक्यूल्स मतलब ब्रांचेज होती हैं ये। और ईच ब्रोंक्यूल्स हैज ए लॉट ऑफ balloon like structure at its end which is known as alveolar sac। तो ये हमारे पास श्वसन तंत्र का पूरा जो है वायु मार्ग आ जाएगा। उसके बाद श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है बच्चे, डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं। तो इजीली बिल्कुल क्लियर करें, नोस्ट्रिल से चालू करें क्योंकि आपने नोस्ट्रिल से ही बात को क्लियर करना शुरू किया है। तो पूरा नोस्ट्रिल से हम लोग क्लियर करें। तो मैं ज़्यादा टिपिकल नहीं लेके जाऊंगा डायग्राम को, नोस्ट्रिल से लाएं। इधर माउथ और अपने को पता है नाक और जो हमारा मुंह है वो आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद ये आ जाएगी ग्रसनी, यहाँ पे कंठ बना दें। उसके बाद ट्रेकिया बना दें कार्टिलेज रिंग दिखाते हुए। अब ट्रेकिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब श्वास नली को दो भागों में डिवाइड कर दें। यहाँ एक फेफड़ा दिखा दें, यहाँ दूसरा फेफड़ा दिखा दें, ठीक है, बढ़िया तरीके से दिखाएं थोड़ा। और उसके बाद इसकी बहुत सारी ब्रांचेस दिखा दें जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इस तरह से ब्रांचेस में डिवाइड दिखा दें और इसके लास्ट सिरे पर ऐसे वायु कुपिकाएं बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना दें, ऐसे। ये लो, इस तरह का डायग्राम जो है थोड़ा बढ़िया तरीके से आप इसको ड्रॉ करें तो ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अथवा में क्या पूछा गया, पाचन को परिभाषित कीजिए, डाइजेशन क्या होता है। तो जो हम फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से जो है हमें ऊर्जा देता है, हमारी कोशिकाओं को रिपेयरिंग करता है, जो सेल्स होती है उसको एनर्जी देता है। तो इसको हम लोग जो है डाइजेशन लेते हैं, मतलब एंजाइमों द्वारा भोजन का सरलीकरण हम कह सकते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदल देते हैं, यही क्रिया जो है पाचन कहलाती है। एंजाइम कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स, जो भी हमारा फूड है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका, फिर आहार नाल का नामांकित चित्र। डायग्राम आप बुक से देख लेना ना, मैं फटाफट आपको टॉपिक क्लियर करता जाता हूं कि क्या कहता है। तो डाइजेशन क्लियर है। उसके बाद अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस की क्या भूमिका है। अग्नाशय रस में मुख्यतः जो एंजाइम होते हैं वो एक तो लाइपेज होता है, लाइपेज
और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ये दो मेन एंजाइम होते हैं इसके अंदर, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, फैट का डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है। लाइपेज वसा इमल्शीकृत वसा का पूर्ण पाचन करता है, इमल्शिफाइड फैट को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है और वसा अम्ल और ग्लिसरोल में तोड़ देता है उसको। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है और अमीनो अम्ल में उसको बदल देता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र, आहार नाल का चित्र आपने बना देना है। ठीक है, चलिए बोर्ड परीक्षा 2024 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया। बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर देखो, मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, रिपीट होगा। देखो 2022 वाला सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण। तो ह्यूमन हार्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम दैट इज रेफर्ड टू न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है परिसंचरण यानी रेस्पिरेशन से जुड़ा होता है, परिसंचरण से जुड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2024 में पर्णों में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। पर्ण मतलब पत्ती। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन द लीफ इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है इसको, द्वार कोशिका, गार्ड सेल। द्वार कोशिका इसको कंट्रोल करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से डॉट 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 द्वारा निकालने की एक युक्ति है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस फॉर रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बाय द, तो रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है ये, अपोहन द्वारा निकालता है, डायलिसिस के थ्रू निकालते हैं। जो जब हमारे बॉडी में किडनी काम करना बंद कर देती है, वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, तो उस वक्त डायलिसिस की जरूरत होती है। हिंदी में हम उसको अपोहन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करती है। चलिए, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर रेजिन एंड गम्स स्टोर्ड, कौन से भाग में संचित होते हैं। रेजिन और गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, तो ओल्ड जाइलम, पुराने जाइलम के अंदर, पुराने जाइलम के अंदर, ओल्ड जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कि लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था इस चैप्टर से। मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पैटर्न करने का ना एक फायदा होता है। हम लोगों ने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं रामबाण सीरीज के अंदर। रामबाण सीरीज में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। द किडनी इन ह्यूमंस इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो किडनी किससे रिलेटेड होती है, उत्सर्जन से, एक्सक्रीशन से। किडनी जो होती है वो उत्सर्जन से जुड़ी होती है, एक्सक्रीशन से संबंधित होती है। चलिए श्वसन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, भोजन जो हम ले रहे हैं उसका ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति को हम लोग श्वसन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये श्वसन नहीं है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो हम लोग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी जो बनती है, यही श्वसन होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति को ही हम लोग श्वसन बोलते हैं। फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी गेन करना, एनर्जी बनाना, एनर्जी लेना, यही श्वसन है, रेस्पिरेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वायवीय श्वसन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वायवीय श्वसन का जो मुख्य पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि अवायवीय श्वसन या तो यीस्ट कोशिका में होगा या पेशी कोशिका में, जहां ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है। ठीक है, पेशी कोशिका में होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जबकि अवायवीय श्वसन में एथेनॉल के साथ जो है
और यीस्ट में हो रहा है तो एथेनॉल, और पेशी कोशिका में हो रहा है तो लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है। चलिए, तो ये डिफरेंसेस आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। क्या बात है यार, बढ़िया क्वेश्चन। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। ओके, शुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों के कार्य को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एमीबा। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। एंड थर्ड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द विलाई फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अमीबा में पोषण की विधि क्या है। अमीबा जो बॉडी होती है, इससे क्या होता है, कूटपाद निकलते हैं, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया निकलते हैं जो भोजन को घेर लेते हैं, फूड को सारी ओर से कवर कर लेते हैं। फिर फूड जो होता है वो अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाता है। मतलब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसके शरीर से कूटपाद मतलब कि सूडोपोडिया निकलते हैं जो फूड को सारी ओर से कवर कर लेते हैं। फिर ये उस भोजन को अवशोषित कर लेता है, अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, और जो अपचित भोजन होता है वो इसकी सतह से ही बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसकी सरफेस से बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम पैनक्रियाज, अग्नाशय द्वारा स्रावित, पेप्सिन नहीं है बच्चे, अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय का पूछ रहा है, अग्नाशय मतलब अग्नाशयी रस में कौन सा होता है, तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है। पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है ना, अमाशय के अंदर जो जठर रस निकलता है उसके अंदर होता है ये पेप्सिन। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट आया पेप्सिन, पेप्सिन नहीं है बच्चे, अग्नाशय से जो स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन निकलता है। ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ विलाई फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो विलाई सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे पचित भोजन का अवशोषण जो होता है वो आराम से हो जाता है। मतलब विलाई जो होते हैं पचित भोजन का अवशोषण करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ओके, इसके अथवा में भी क्वेश्चन मिला था, इसके अथवा में भी क्वेश्चन था। पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझाइए। वेरी गुड। मानव में जठर ग्रंथि आ गई है, जठर ग्रंथि देखो ये आ गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गई है, द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। और बाघ की शुद्धांत्र की लंबाई कम क्यों होती है, बाघ की शुद्धांत की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पैरामीशियम। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन ह्यूमंस। एंड व्हाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टेड इन ए टाइगर। एक्सप्लेन द रीजन। तो पैरामीशियम क्या होता है बच्चे, पैरामीशियम वाला मैं आपको क्लियर करूं। पैरामीशियम इस तरह से जूते की तरह एक संरचना होती है, जूते के शेप का एक जीव है, शू लाइक, जैसे अपना जूता होता है उस तरह का ये जीव होता है पैरामीशियम। यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, और इसकी बॉडी पर इस तरह से पक्षमाप पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं, ये फ्लैजेला होते हैं इसकी बॉडी पर। ठीक है। तो ये आपकी बुक में डायग्राम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अब होता क्या है, जब फूड इसके आसपास होता है, खाद्य इसके आसपास होता है, तो ये इन फ्लैजेला को हिलाता है, ये जो इसके ये लगे हुए हैं पक्षमाप से, ये इनको हिलाता है, जिससे फूड जो होता है वो इसकी ओर आ जाता है। अब ये फ्लैजेला से ही इसको पकड़कर, मतलब पक्षमाप से ही पकड़कर अपनी बॉडी में ले लेता है, लेकिन इसके पास ये एक विशेष जगह से ही भोजन को ग्रहण करता है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से अपने इसको दिखा देते हैं। इसके पास एक विशेष जगह से, अमीबा तो क्या है, बॉडी के किसी भी भाग से ले लेता है, अमीबा बॉडी के किसी भी जगह से ले सकता है भोजन को, लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं होता। पैरामीशियम विशेषता, जैसे अपने मुंह से भोजन ले रहे हैं, ऐसे ही पैरामीशियम में भी एक विशेष जगह होती है जहां से पैरामीशियम भोजन लेता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन ह्यूमन। तो मानव में जठर ग्रंथि द्वारा जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है, पेप्सिन, ये पेप्सिन है। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो पेप्सिन सिक्रेट करती है,
व्हाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन ए टाइगर, बाघ में क्षुद्रांत्र की लंबाई कम क्यों होती है? क्योंकि क्षुद्रांत्र बाघ का जो मुख्य भोजन है वो बाघ जो है मांस खा रहा है, मतलब प्रोटीन खा रहा है, डायरेक्ट प्रोटीन खा रहा है वो। क्षुद्रांत्र लंबी किसके लिए चाहिए? जो सेलुलोज खाते हैं। तो बाघ सेलुलोज नहीं लेता, बाघ का भोजन सेलुलोज नहीं है, बाघ एक मांसाहारी जीव है जो प्रोटीन लेता है डायरेक्ट। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्षुद्रांत्र लंबी होनी कोई जरूरी नहीं है, क्षुद्रांत्र लंबी होती है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। तो बाघ सेलुलोज नहीं खाता है, ठीक है, इसलिए बाघ के अंदर क्षुद्रांत्र की लंबाई छोटी होती है। ओके, तो ये यूनिट भी हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 6 की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए हमारा अगला टारगेट ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 बच्चे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 में आपका स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर नंबर 6 को क्लियर करने वाले हैं हम लोग। छठा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो चलो स्क्रीन पर ही पड़ा है, तो पहले 2022 के प्रश्न देख लें। 2022 के सारे ले आते हैं अपने स्क्रीन पर एक एक करके। तो चलिए सारे क्वेश्चन पहले ले आते हैं हम लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो फिर इसके साथ बेचारे के साथ नाइंसाफी क्यों करें कि अकेला ही शो हो, अपने सारे ही यहाँ शो कर लेते हैं। तो चलिए 2022 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिए क्या कहता है, अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन, थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन। इसीलिए डॉक्टर जो होता है हमें आयोडीन युक्त भोजन लेने की सलाह देता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस? सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण बच्चे मेडुला करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल मेडुला करता है। स्रावित हार्मोन बच्चे अनैच्छिक क्रिया पूछ रहा है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला करता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 3-4 बार आया, देखो 2022 में आ गया, आगे और दिखाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया, फोकस रखिएगा बात पर। मेडुला, अनैच्छिक का नियंत्रण मेडुला करता है और ऐच्छिक का नियंत्रण अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, ये ऐच्छिक का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक। ठीक है, तो स्रावित हार्मोन, अगला क्वेश्चन, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को डॉट 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 क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। द टाइमिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ सिक्रेटेड हार्मोन आर कंट्रोल्ड बाय द पुनर्भरण क्रियाविधि, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जितना हार्मोन चाहिए होता है, पहले बॉडी से फीडबैक मिलता है, भाई मेरे पास हार्मोन की कमी हो रही है, बॉडी फीडबैक देती है यार कि मेरे पास हार्मोन की कमी हो गई। तो फिर जो ग्लैंड होती है, मतलब ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी, वो उतना ही हार्मोन छोड़ती है जितना चाहिए होता है, वो उतना ही हार्मोन छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर जितना चाहिए होता है। किस टाइम छोड़ती है? जब हमें उस हार्मोन की जरूरत होती है। ये नहीं कि वो छोड़े ही जा रही है कंटिन्यू, है ना, ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं छोड़ रही हार्मोन। पुनर्भरण क्रियाविधि यही है, मतलब किस टाइम छोड़ना है और कितना छोड़ना है। तो फीडबैक मैकेनिज्म। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र डॉट 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 आवेग को प्रयुक्त करता है। द नर्वस सिस्टम यूजेस डॉट 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 इंपल्सेस टू ट्रांसमिट मैसेज। तो संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रयुक्त करता है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? व्हाट इज नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ? तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के जाल का बना होता है तंत्रिका उत्तक। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स
द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो वृद्धि का नियंत्रण करती है पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण, तो गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटना। ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित होता है? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। राइट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाई इज द रिफ्लेक्स आर्क डेवलप्ड इन एनिमल्स? एंड ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटना। जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हमारा हाथ या पैर टच होता है तो एकदम पीछे हटता है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क है। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप विकसित क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रतिवर्ती चाप नहीं होता ना तो मस्तिष्क जो होता है वो पर्याप्त समय लेता, मस्तिष्क को सोचने में समय लगता है। मस्तिष्क, क्योंकि वो बच्चे मस्तिष्क तक अगर सूचना जाती ना तो वो पाथ बड़ा हो जाता। प्रतिवर्ती चाप जो होता है इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरुरज्जु कंट्रोल कर रहा है इसको। तो मेरुरज्जु से फिर क्या होता है, रास्ता छोटा हो जाता है, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये समय कम लगता है। तो प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित होता है? क्योंकि मस्तिष्क को सोचने में समय लगता। इसका डायग्राम अगर आप देखें ना तो मैं एक रफ सा डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिसमें हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको हाथ टच कर रहा है। इस तरह से दिखाया हुआ है कि हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है ना, इस तरह का डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिखाया हुआ है। तो हाथ हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, दिखाया हुआ ना ऐसा डायग्राम, वो वाला डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ से फिर दिखाए हुए हैं सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं आगे, और यहाँ फिर वो हमारा जो है मेरुरज्जु सा दिखाया हुआ है यहाँ, ये इस तरह से, और ये मेरुरज्जु सा दिखाया हुआ है। और यहाँ से ये न्यूरॉन जो है आगे वापस मोड़ रहा है इस सूचना को, और यहाँ वो पेशी कोशिका मसल सेल तक सूचना आ रही है, और मस्तिष्क आगे है। मस्तिष्क जो है ना ये आगे है, संदेश यहाँ लिखा हुआ है मस्तिष्क को जाते हुए ना, तो मस्तिष्क आगे है। अगर मस्तिष्क के ब्रेन के थ्रू ये कंट्रोल होता ना प्रतिवर्ती चाप, तो पहले ये न्यूरॉन यहाँ आता, फिर वो न्यूरॉन ब्रेन तक जाते, और ब्रेन के पास इतना न्यूरॉन का जाल भी नहीं है। न्यूरॉन का जाल जो है ना वो हमारी बॉडी में बिछा हुआ है, ब्रेन में इतना जाल नहीं है, क्योंकि ब्रेन में हमारे जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। तो न्यूरॉन का इतना संगठित जाल ब्रेन में नहीं है, और ब्रेन में सूचना जाती तो ब्रेन समय लेता। ठीक है, इसीलिए ये यहीं से मुड़ गई, देखो यहीं से ही मुड़ गई। तो ये मतलब अगर ये ब्रेन तक जाती ना, मैं ब्लैक कलर से आपको क्लियर करता हूँ, अगर ये ब्रेन तक जाती तो ये यूं जाती है ऐसे, फिर ब्रेन सोचता, फिर ब्रेन बताता, फिर ये यूं आती यहाँ तक। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। अब क्या हुआ, अब यहाँ से सूचना गई और यहीं से घूम गई, तो मतलब हाथ फटाफट पीछे हट गया। अदरवाइज तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता इतने तो हाथ ही जल जाता है यार, अगर ब्रेन तक सूचना जाती तो ना। तो जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप विकसित क्यों होता है? क्योंकि अगर सूचना मस्तिष्क तक जाती, तो मतलब प्रतिवर्ती क्रिया को जल्दी संपन्न करने के लिए होता है। मोटी मोटी बात यह है, क्योंकि अगर सूचना मस्तिष्क तक जाती तो मस्तिष्क समय ज्यादा लेता, और साथ में मस्तिष्क के पास न्यूरॉन का इतना संगठित जाल भी नहीं होता, इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता। तो ऐसे केस में जो था बॉडी को नुकसान हो सकता था। तो प्रतिवर्ती चाप इसीलिए विकसित हुआ है ताकि रिएक्शन फटाफट हो जाए। ये वाला डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर। चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओ अथवा भी पूछा गया इससे, क्या बात है यार। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य है। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवेरी। राइट द फंक्शन ऑफ एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड। ड्रा ए लेबल डायग्राम शोइंग द लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल ह्यूमन बॉडी। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखना है। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य लिख दो एक, तो मान लो पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन निकलता है जो शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा थायराइड ग्रंथि लिख दो। थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उपापचय का नियमन करता है, बॉडी ग्रोथ के लिए उपापचय का नियमन करता है ये।
उसके बाद कहता है मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र। तो लास्ट में 2 चित्र बने हुए हैं इस तरह से, एक आदमी दिखाया हुआ है, एक औरत दिखाई हुई है। तो आपको उसकी शेप भले ही मत दो, ये नहीं कि आप औरत की पूरी शेप देने लग जाएं, तो आप हल्का सा क्लियर करें उसको इस तरह से। तो पूरी शेप देने की जरूरत है, इस तरह से दिखा दें। तो यहाँ ब्रेन के पास बस लोकेशन ही बतानी है। क्या कहता है देखो, ड्राई लेबर शोइंग द लोकेशन। तो यहाँ दिखा दें पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। गले में दिखा दें कौन सी, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। लोकेशन ही तो दिखानी है यार, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड के दोनों और पैराथायराइड होती है, दिखानी है दिखाएं, नहीं दिखानी मत दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हमारी जो पीठ की ओर होती है वो यहाँ किडनी होती है, किडनी पीठ की साइड, और इसके ऊपर जो होती है एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो ये दिखा दें एड्रिनल। मेरे हिसाब से आपकी बुक में नहीं दी हुई एड्रिनल, अगर दी हुई है तो दिखा दें, एड्रिनल ग्लैंड होती है। और यहाँ जो है पैनक्रियाज दिखाया था इस जगह पर हमने, जब हम लोग पाचन तंत्र करते हैं। तो ये हो गया अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय। और फीमेल के अंदर यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला थोड़े से छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ दिखा दे ओवेरी, अंडाशय, ये लो अंडाशय, ये इस तरह से डायग्राम बना दें। लोकेशन मतलब क्लियर करें, ठीक है। ये नहीं कि आप शेप देने लग जाएं, शक्ल बनाने लग जाएं औरत की, या ग्रंथियों के बहुत तकड़े डायग्राम बनाने लग जाएं, तो ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा, शोइंग द लोकेशन, मतलब लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ है, थायराइड ग्रंथि कहाँ है, ठीक है। तो एक डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा बढ़िया भी होना चाहिए, तो दिखना चाहिए भाई पीयूष बनाई है तो मतलब इस तरह से दिखा दे। पीयूष ग्रंथि, थायराइड दिखाने है तो गले में मतलब कि जैसे कंठ सा बनाते हैं अपन, इस तरह से थायराइड ग्रंथि, है ना। पैनक्रियाज जैसे हमें दिखाया था, ये पैनक्रियाज हो गया। एड्रिनल में कैसे दिखाएंगे, ये किडनी दिखा देंगे पीछे की ओर, किडनी, और किडनी के ऊपर इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। और फिर यहाँ जो हमने मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हैं, वो थोड़ा छोटा सा चित्र बनाकर, चित्र बनाना है चित्र बना दो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ गोले दिखाकर यहाँ लिख देना अंडाशय, ठीक है, ओके। तो लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, मतलब जैसे यूं पहले बॉडी का रफ सा डायग्राम बनाकर इस तरह से सिर दिखा दिया, गला दिखा दिया, इधर हाथ ले गए, ठीक है, और इधर फिर अपने ये दिखा दिया, पेट वाला स्ट्रक्चर दिखा दिया, और फिर नीचे इधर पैर दिखा दिए, बस रफली से, ठीक है। उसके बाद लोकेशन दिखा दो, मस्तिष्क में पीयूष है, गले में थायराइड है, यहाँ पैनक्रियाज है, पीछे एड्रिनल है, और यहाँ अंडाशय है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से दिखा देंगे आप डायग्राम को। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है बोर्ड परीक्षा 2023 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया। 2023 में क्या पूछा गया देखते हैं। वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, एब्सिसिक एसिड। वृद्धि का संदमन एब्सिसिक एसिड करता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सह स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। 2023 के प्रश्न है बच्चे, ये 2023 में जो पूछे गए हैं, 2023 के प्रश्न जो पूछे गए हैं बच्चे, अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो आप SST पढ़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करें। यहाँ समझ नहीं आ रहा है, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर समझ नहीं आ रहा, तो टाइम वेस्ट मत करें बच्चे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप अदर सब्जेक्ट पढ़ें, जिसका समझ आता है उसका समझें। यहाँ कृपया वही बच्चा रहे जिसको क्लियर हो रहा है, ठीक है, समय बर्बाद मत करें, धन्यवाद। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सह स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो सेरिब्रम, फोरब्रेन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन। तो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। सह स्थिति और संतुलन के लिए सेरिबेलम चाहिए होता है। हार्मोन की कौन सी क्रिया, देखो होगा रिपीट, देखो हार्मोन की कौन सी क्रिया, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। विच मैकेनिज्म कंट्रोल द एक्शन ऑफ हार्मोन। पुनर्भरण, फीडबैक, फीडबैक मैकेनिज्म।
अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन, इसके दो काम लिखने हैं, एक तो अंडाणु निर्माण, दूसरे मादा के गौण लैंगिक लक्षण मतलब कि सेकेंडरी कैरेक्टर, और बाकी आप रजोधर्म भी लिख सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कंट्रोल करता है ये, तो वो आ जाएगा, दोनों काम आ जाएंगे। फिर कहता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करती है। रिपीट होगा ना, दो कार्य पूछे, दो ग्रंथियों के कार्य पूछे थे पीछे, तो वहां से हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो शरीर के अंगों की वृद्धि को प्रेरित करती है वो पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड ए सिनेप्स। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बीपी, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये सभी अनैच्छिक है, मतलब इनवॉलेंट्री हो गया। रिपीट देखो, पहले यूं आया था कौन इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, अब क्या आ गया, कौन रक्त दाब को, लार को, वमन को कंट्रोल करता है ना, मतलब अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। कौन सा भाग हमारा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब रक्त दाब, लार आना, वमन, उल्टी आने लगती है जब अपने, वमन मतलब उल्टी, वोमिटिंग, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप आ जाती है। अगर हमारे बस में होता है, इच्छिक क्रिया होती है, हम रोक लेते, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते, तो इसको मेडुला कंट्रोल करता है बच्चे, अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला कंट्रोल करेगा। ठीक है, लो अगला क्वेश्चन फिर आ गया, देखो एक ही साल में दो बार आ गया। देखो एक ही साल में ये प्रश्न दो बार आया, आप देख लेना पेपर बोर्ड के, अगर प्रीवियस ईयर्स के आपको पेपर मिले ना बच्चे, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 2024 का पेपर देखना, 2024 का पेपर देखना, 2024 में क्या पूछा गया। एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया, देखो एक ही प्रश्न एग्जामिनर ने दो बार पूछा गया। तो अब जिसको ऊपर वाला आता था ना वो ये कर सकता था, क्या अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, ब्रेन का मेडुला। एक उदाहरण, रक्त दाब, लार आना, वमन मतलब ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया, देखो एक ही पेपर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इसके अथवा में क्या आया था, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम और दो कार्य है। वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम और दो कार्य है। वृषण से जो हार्मोन निकलता है वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वृषण से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक्सप्लेन इट्स टू फंक्शन, एक तो शुक्राणु निर्माण, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, दूसरा गौण लैंगिक लक्षण मतलब सेकेंडरी सहायक लक्षण, गौण लैंगिक कह दो चाहे सहायक कह दो चाहे सेकेंडरी कैरेक्टर कह दो। सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे आवाज का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, इनको भी कंट्रोल करता है ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2025 की परीक्षा में क्या क्या पूछा गया, मतलब पिछले साल इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय। Which endocrine gland regulate the metabolism for body growth? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज। तो उपापचय का नियमन जो मेटाबॉलिज्म को बॉडी ग्रोथ के लिए रेगुलेट करती है वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इसका आंसर आएगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। Which of the following is an example of a plant hormone? Insulin, thyroxine, estrogen and cytokinin। तो कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन है? तो प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? तो ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं हमारी, वॉलंटरी एक्शन है। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये वॉलंटरी एक्शन है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को अनुमस्तिष्क। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, सेरिबेलम, पहले ऑब्जेक्टिव में आया था, सेरिबेलम, सेरिबेलम पहले ऑब्जेक्टिव में आया था, अब इसका डायरेक्ट पूछ लिया गया सब्जेक्टिव में। वॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, पादप में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। एक्सप्लेन फोटोट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट। तो जब पौधे को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, मतलब प्रकाश उपलब्ध करवाते हैं, तो उसमें होने वाली गति जो है, उसमें होने वाली मूवमेंट जो है वो प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहलाती है। इसमें होता क्या है बच्चे, जो प्ररोह होता है, शूट होता है, वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। जो शूट होता है, आप इस तरह से दिखाएं इस डायग्राम को, अगर बुक में आपने देखना, बुक में देखना, दिखाएं तो क्या बुक में देखना, क्योंकि हमसे डायग्राम नहीं पूछा हुआ, ठीक है। इस तरह से प्ररोह दिखा दिया और यहाँ उसने सन दिखाया हुआ है, एक खिड़की से मतलब सूर्य की रोशनी आ रही है, तो जो शूट है वो सनलाइट की ओर मुड़ा है और जो रूट है ना वो इस तरफ मोड़ी है, इसने देखना। पर रो जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, सनलाइट की ओर मुड़ जाता है, और जो रूट होती है, शूट होता है, वो तो सनलाइट की ओर मुड़ेगा, और रूट जो होगी उसके अपोजिट, मतलब जिधर अंधेरा है उधर जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्लियर कर देंगे कि जो तना होता है, मतलब पर रो होता है, वो प्रकाश की ओर मुड़ता है, और जो जड़ होती है वो प्रकाश से दूर चलती है। चलिए लो, ये चैप्टर भी आपका हमने कंप्लीट कर दिया है, छठा चैप्टर भी। अब मूव कर रहे हैं हम लोग सातवें चैप्टर की ओर, सातवें चैप्टर की ओर। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज का सातवां चैप्टर हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं बच्चे, 7th चैप्टर आपके बीच उपस्थित है। तो सातवां चैप्टर देखते हैं हम क्या कहता है। तो ब्रह्मास्त्र क्लास तैयारी 100/100 की शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हम आपके बीच क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि हम लोग जो है बहुत शानदार तरीके से आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमने हमारा प्रॉमिस जो है कंप्लीट किया है, एक एक टॉपिक हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक, अगला चैप्टर, जीव जन्म कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, बोर्ड परीक्षा 2022 में क्या क्या पूछा गया। चैप्टर नंबर 7 से, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, इसके उदाहरण लिखिए। डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड राइट इट्स एग्जांपल। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके उदाहरण लिखिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें स्त्रीलिंग, स्त्री केसर और पुंकेसर में से एक ही चीज पाई जाती है, मतलब मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक ही पार्ट होता है जिसके अंदर, नर जननांग और मादा जननांग में से एक ही जननांग जिसके अंदर होता है, चाहे स्त्री केसर हो चाहे पुंकेसर हो, मतलब चाहे फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, एक पार्ट होगा। और इसका एग्जाम्पल देना है, इसका उदाहरण देना है, इसका उदाहरण देना है, हमें एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे इसके, एक तो पपीता आ जाएगा और तरबूज आ जाएगा, पपाया एंड वाटरमेलन इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। आपको, मेरे को लगता है एक बच्चा है जो थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है ओवर स्मार्ट बनने के लिए, तो बाय बाय बच्चे, ठीक है, गुड बाय। आप अदर सब्जेक्ट पढ़ें। तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, आप जितनी देर जुड़े उतनी देर के लिए धन्यवाद। अब आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ें, तो मैं आपको यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय। चलिए अपने कंटिन्यू करते हैं, बाकी के स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि आप लोग जो है अपने फायदे के लिए जुड़े, टाइम पास के लिए नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चे टाइम पास के लिए जगह नहीं मिलेगी किसी भी बच्चे को। जो बच्चा जुड़ेगा वो पढ़ने के लिए जुड़ेगा, तो मोस्ट वेलकम है। टाइम पास के लिए मेरे पास जगह नहीं है किसी बच्चे के लिए। वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो कौन सा डायग्राम बनाना है मैं आपको बता दूं, कौन सा डायग्राम आप बनाएंगे। तो ये आपको वर्तिकाग्र दिखाया है, इस तरह का एक डायग्राम है। ये वर्तिका दिखाई हुई है, मतलब ऊपर तो आगे स्टिग्मा स्टाइल, और फिर नीचे इस तरह से अंडाशय, ओवेरी, ओवेरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल दिखाया हुआ है, बिजांड दिखाया हुआ है इस तरह से। ये एक डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है इस तरह का। उम्मीद करता हूं आपको ध्यान आ गया होगा। इस तरह का एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपने तैयार करना है। ये होती है वर्तिकाग्र।
स्टिग्मा, और पुंकेसर जो होते हैं वो यहां पहुंचते हैं। ये है पोलन ग्रेन, परागकण, पोलन ग्रेन। अब कोई भी एक पोलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, और उससे पराग नली निकलती है, ये पराग नली। और एक पोलन ग्रेन की, एक परागकण की पराग नली पूरी विकसित हो जाती है, ये पराग नली दिखाई है। और ये पराग नली जो है यहाँ से होती हुई अंडाशय में पहुंच जाती है, और अंडाशय से फिर ये बीजांड में प्रवेश कर जाती है, ये वाला डायग्राम। और बीजांड के अंदर यहाँ मादा युग्मक होते हैं, और पराग नली के अंदर या नर युग्मक होता है, मेल गैमीट होता है। और ये जो ओव्यूल दिखाया है इसके अंदर फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जुड़ जाते हैं। ये वाला डायग्राम समझ आ गया होगा आपको, मैं जिस डायग्राम की बात कर रहा हूँ बच्चे, वो डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, अंकुरन का नामांकित चित्र, ठीक है। ये वाला डायग्राम आएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने क्लियर करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। बोर्ड परीक्षा 2023, 2022 में तो इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में क्या पूछा गया। कायिक प्रवर्धन का एक लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के डॉट 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 होते हैं। द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर जेनेटिकली डॉट 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 टू द पेरेंट प्लांट। तो समान होते हैं, जनक पौधों के समान, सिमिलर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। आइडेंटिकल बोल सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर की बजाय आइडेंटिकल बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट मल्टीपल फिजन। तो बहुखंडन प्रदर्शित करता है प्लाज्मोडियम, बहुखंडन। मैं फटाफट लिख रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज अपने साफ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें टाइम बहुत लगेगा बच्चे। मैं फटाफट लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम, बहुखंडन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम शो करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर क्या पूछा गया। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी, स्वपरागन, उभयलिंगी, परपरागन। When both stamens and pistils are present in a flower, the flower is called यूनिसेक्सुअल, सेल्फ पोलिनेशन, बाइसेक्सुअल, क्रॉस पोलिनेशन। तो सिंपल सी बात है, जब पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है तो उसको उभयलिंगी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। नेम 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज। कौन कौन से? एक तो गोनोरिया और दूसरा सिफिलिस एंड गोनेरिया। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो गर्भ निरोधन की 2 विधियां, तो इसमें कॉपर टी लिख सकते हैं आप, लूप लिख सकते हैं, कंडोम लिख सकते हैं, और जो मेडिसिन आती है, दवा आती, गोली आती है, मेन लूप, कॉपर टी और कंडोम में से 2 को आप क्लियर कर दें तो वो गर्भ निरोधन के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको बनाना है, आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, तो वहां से क्लियर कर लें। उसके बाद अथवा में क्या आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, मतलब दोनों ही डायग्राम आप करें, कोई जरूरी नहीं है कि अथवा आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2025 में क्या पूछा गया। 2025 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया। बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन आते हैं। कौन से जीव में पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। प्लेनेरिया, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम एंड केंचुआ। इन विच ऑर्गेनिज्म कैन ए न्यू ऑर्गेनिज्म बी प्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन। प्लेनेरिया, लिश्वानिया, प्लाज्मोडियम एंड अर्थवॉर्म। तो प्लेनेरिया,
प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन होता है। प्लेनेरिया के अंदर, ये मैंने पहले जब आपको रामबाण सीरीज 1 और 2 लगाई थी तो मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको बताया था, पूरा एग्जाम्पल आपको क्लियर किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रामबाण सीरीज 1 और 2 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जो चैप्टर आपको नहीं आता है ना, वो चैप्टर जरूर देख लेना, सारी मत देखें आप, लेकिन जो चैप्टर आपको कम आता है वो चैप्टर जरूर देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं यार, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सरसों और गुड़हल, मस्टर्ड और हिबिस्कस। सरसों मस्टर्ड ही लिख दें, एक ही एग्जाम्पल पूछा है, गुड़हल दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव के नरजन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ 2 ऑर्गन्स फाउंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। तो नर जनन तंत्र में जो 2 अंग होते हैं वो कार्य बताने हैं उसके। तो एक तो वृषण का ही बता दो। वृषण जो होता है वो शुक्राणु निर्माण के अंदर, तरबूज बच्चे एक लिंगी है, पपीता और तरबूज एक लिंगी है। उभयलिंगी के एग्जाम्पल पूछे थे, सरसों और गुड़हल आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य है। तो एक तो वृषण का कार्य लिख दो। वृषण का क्या कार्य है? वृषण का कार्य है शुक्राणु बनाना, और दूसरा शिशन का कार्य लिख दो, पेनिस का काम लिख दो, शुक्राणुओं को योनि में प्रवेश करवाना। 2 काम लिखने, चाहे आप लोग शुक्र वाहिका का काम रख दो, वास्ट डिफरेंस का, शुक्राणुओं को आगे लेकर जाना, है ना, शुक्राणुओं के को फ्लो करवाना, जो उसका प्रॉपर साइट है जहां तक उसको जाना है, तो वो शुक्र वाहिका काम आते हैं। कोई भी 2 अंगों के आपने काम लिखने। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ऋजुस्राव, रजोधर्म होने का, ऋतुस्राव होने का कारण समझाइए। इसकी अवधि लिखिए। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या कारण होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? निषेचन नहीं होता तो जो गर्भाशय है निषेचित अंड को, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करता है हर महीने। गर्भाशय जो होता है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं, मादा का जो गर्भाशय होता है वो हर महीने खुद को तैयार करता है कि जो अंडाणु है उससे शुक्राणु जुड़ेगा, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा और भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर बच्चा बनेगा। तो गर्भाशय ही उसको पोषण देता है। तो गर्भाशय की दीवारें जो होती है वो मोटी होती है, हर महीने खुद को तैयार करता है गर्भाशय। लेकिन बाई चांस अगर अंडे का निषेचन ना हो, अंडाणु का निषेचन ना हो, तो गर्भाशय की दीवारें टूटती हैं और योनि से म्यूकस और रक्त के रूप में बाहर निकलती हैं। इसी को हम लोग ऋतुस्राव या रज्जोधर्म कहते हैं, और इसकी जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जो यूटेरस है वो प्रिपेयर इटसेल्फ each month prepare itself for receiving a fertilized egg, but when egg is not fertilized then the walls of uterus break down in the form of mucus and blood, और फिर वो वेजिनल पाथ के थ्रू जो होता है म्यूकस एंड ब्लड जो होता है बॉडी से रिलीज होता है मादा की, फीमेल की, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 to 8 डेज का है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया, क्या बात है यार। गर्भ निरोधक युक्तियों के अपनाने के कारणों को समझाइए। कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड नेम वन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, या हम कह दें जनसंख्या के नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां काम में ली जाती हैं। जब महिला जो है, मादा जो है वो गर्भ धारण नहीं करना चाहती, तो इस स्थिति में वो गर्भ निरोधक युक्ति अपनाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अपनाती है। तो एक गर्भ निरोधक युक्ति कॉपर टी लूप। मैं फिर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर बच्चे आपके बीच लेकर आने वाले हैं। लगभग 3 घंटे की क्लास हमारी रहने वाली है, लगभग 3 घंटे की, जिसमें से 1.5 घंटा हमने कल लिया था, 1.5 घंटा हमने आज लिया है। तो 3 घंटे के अंदर लगभग हमने जो है जो हमारा मेन मोटो था वो पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर कल समय मिलता है तो कल जबरदस्त तरीके से हम जुड़ेंगे। चलिए शेयर कर दीजिएगा इसको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है,
बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर क्या पूछा गया इस चैप्टर से वो देखते हैं। बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर, बोर्ड एग्जाम 2022, मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन मेंडल्स क्रॉस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ एलील, यूज ए डायग्राम। तो कोई भी एक विकल्पी जोड़ा लेना है तो आप कैपिटल टी क्रॉस करा दें इसका स्मॉल टी से, ठीक है। ये लिख दें शुद्ध लंबा, ये बोना, उसके बाद कैपिटल टी अलग अलग कर लें, मतलब गैमीट बना लें, ठीक है। और स्मॉल टी अलग अलग कर लें, गैमीट बना लें, युग्मक बना लें इसके। अब एक को 3 से, मतलब यहां मैंने बताया था 1 2 3 4 लिख लें और याद कर लें 13 14 23 24, मतलब एक को 3 से जोड़ना है बड़ा टी छोटा टी, एक को 4 से जोड़ना है बड़ा टी छोटा टी, 2 को 3 से जोड़ना है बड़ा टी छोटा टी, 2 को 4 से जोड़ना है बड़ा टी छोटा टी। तो ये सभी पौधे, ये F1PD हो गई, सभी पौधे लंबे, क्लियर कर दें, सभी पौधे लंबे। तो ये हो जाएगा, एक डायग्राम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सभी पौधे लंबे, ऑल प्लांट्स आर टॉल, अशुद्ध लंबे, इम्प्योर टॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड परीक्षा 2022, 23 में, 22 में एक ही क्वेश्चन आया, 23 में देखते हैं क्या कहते हैं। RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण लिखिए। RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? RRYY, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। द फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई विल बी राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो क्या कहता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो ये तो राउंड को बता रहा है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ये येलो को बता रहा है, कैपिटल आर राउंड को, कैपिटल वाई येलो को। तो गोल व पीला, राउंड एंड येलो, कैपिटल आर आया तो राउंड और कैपिटल वाई आया है तो येलो, गोल व पीला, ठीक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर देखो एक एक प्रश्न आया। देखो अब 2024 का क्या प्रश्न आया, देखो 2024 में क्या पूछा गया। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये मैं बता दूं बच्चे, एक हाँ क्लियर कर दूं, 2022 में एक और 2023 में एक क्यों आया? क्योंकि पहले अनुवांशिकता के साथ जैव विकास भी जुड़ा होता था, जैव विकास भी जुड़ा होता था, ठीक है। जैव विकास टॉपिक जुड़ा होता था, जैव विकास से प्रश्न आता था जिसमें समजात अंग, संवृत्ति अंग, जीवाश्म ये टॉपिक थे, वो हट गया है अब सिलेबस से। तो हमने सिर्फ अनुवांशिकता वाले प्रश्न ही उठाए हैं। तो चलिए बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर, बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या पूछा गया। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में, मेल के अंदर XX, XY, XXX, YY। द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल कौन से होते हैं? मेल में XY, बहुत बढ़िया, XY, मेल के अंदर XY होते हैं, फीमेल के अंदर XX होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल के लक्षणों के वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD मतलब सेकंड पीढ़ी के अंदर प्राप्त पौधों में बोनो पौधों का अनुपात या प्रतिशत क्या था? Mendel's experiment on the inheritance of traits, what was the ratio upon percentage of dark plant obtained in F2 generation? तो पहले तो F2 जनरेशन का अनुपात क्या आता है बच्चे? F2 जनरेशन का अनुपात क्या आता है? लंबे बोने का 3:1, 3 पौधे लंबे, 1 पौधा बोना, है ना। तो मतलब 4 में से 1 बोना है, 4 में से 1 बोना यानी 25%। पहले तो अनुपात लिख देना इस तरह से, F2PD, F2 जनरेशन, लंबे पौधे, लंबा पौधा, अनुपात बोना पौधा। आपको बच्चे सिर्फ देखो अभी बोना पौधा ही पूछा है ना, तो शुद्ध अशुद्ध वाला लिखने की जरूरत नहीं है। शुद्ध अशुद्ध का लिखते जब हम, जो वो पूछ रहा था शुद्ध लंबे पौधे कितने होंगे, अशुद्ध लंबे पौधे कितने होंगे, है ना, तब हम लोग लिखते। अभी उसने बोना पौधा पूछा तो बोना पौधा तो कॉमन सी बात है बच्चे, एक ही था, तो हम 3:1 लिखे। चाहे हम 1:2:1 लिखे, बोना तो एक ही आएगा ना, तो हम लोग क्यों 1:2:1 को सोचे, हम 3:1 से ही सोच लें, बोना तो एक ही है।
क्लियर। तो अब टोटल कितने हैं, 4, 4 में से बोना 1 है, तो फिर इसका प्रतिशत लिख दे। बोने पौधे का प्रतिशत, बोने पौधों का प्रतिशत बराबर 25%। 25% प्लांट जो है वो डार्फ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध लंबे कैपिटल टी व शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधों में F2 पीढ़ी तक लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। F2 पीढ़ी तक बनाना है। अब पहले हमने F1 तक बनाया था, अब F2 तक बनाना है। कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो ये तो हमने पीछे भी बनाया था, तो इसमें तो सारे पौधे F1 पीढ़ी वाले ही बना चुका हूं मैं। कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, F1 पीढ़ी सारे यही आएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो पीछे बनाया था हमने, वही वाला बनाना है। ये F1 पीढ़ी है, वो बनाना है, ध्यान रखना। अब F2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, F1 पीढ़ी का क्रॉस कराएंगे F1 पीढ़ी से ही, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके युग्मक बना लेने, दोनों अलग अलग कर लेने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी अलग अलग कर लेने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब वही बात, पहले को तीसरे से बताया था आपको 13, मतलब पहले को तीसरे से जोड़ना है कैपिटल टी, पहले को चौथे से जोड़ना है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे को तीसरे से जोड़ना है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे को चौथे से जोड़ना है स्मॉल टी। ये रेखा चित्र बन गया। इतना ही पूछा उसने। इसके नीचे लिख देना लंबा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा बोलना, ये लिख देना नीचे। ठीक है, इतना ही पूछा उसने। अनुपात पूछता तो हम बता देते कि लक्षण पर रूप यानी फिनोटाइप जो है वो 3:1 है, और जो जीन पर रूप यानी जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है। अगर अनुपात पूछता तो, अभी उसने रेखा चित्र ही पूछा है तो हम रेखा चित्र बना देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते क्या कहता है। तो ये तो प्योर और इम्प्योर हो गया प्लांट वाला। तो बोर्ड परीक्षा 2025, चलिए 2025 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया वो देखते हैं। 2025 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन पर रूप क्या होता है, तो अभी बताया था जीन पर रूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1। जीन पर रूप जो होता है वो 1:2:1 होता है। अभी हमने क्लियर किया था, तो 1:2:1। जीनोटाइप पूछा है, तो जीनोटाइप जो होता है वो 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। What was the contrasting trait of white flower in Mendel's pea plant? तो सफेद फूल का जो विपर्यासी लक्षण था बच्चे वो बैंगनी था। आपकी बुक में जो ये चैप्टर है उसके तीसरे पेज पर दिया हुआ है सफेद ओब्लिक बैंगनी, व्हाइट ओब्लिक वॉयलेट। इसी चैप्टर के 3rd पेज पर ऊपर ही सफेद ओब्लिक बैंगनी लिखा हुआ है। तो सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण जो था वो बैंगनी था, वॉयलेट था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। ड्रा द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमंस। तो यहां लिखेंगे मादा यानी फीमेल, यहां लिखेंगे नर यानी मेल। सेम वही मादा XX, नर XY। अब युग्मक बना देंगे, मादा से दोनों X बनेंगे, नर से एक X एक Y बनेगा। अब वही बात, एक को 3 से जोड़ेंगे तो XX, इसके नीचे लिख दें पुत्री, XX के नीचे पुत्री लिख दें। फिर एक को 4 से जोड़ेंगे XY पुत्र, इसके नीचे पुत्र लिख दें, XY पुत्र है। फिर 2 को 3 से जोड़ेंगे XX पुत्री, फिर 2 को 4 से जोड़ेंगे XY पुत्र। तो ये लिंग निर्धारण का आरेख बन जाएगा। ठीक है, तो 50% संभावना रहती है पुत्री की, 50% संभावना रहती है पुत्र की, और पुत्र और पुत्री के जिम्मेदार जो है वो नर है, मेल है। पुत्र और पुत्री के जन्म के लिए जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो मेल है। क्योंकि जो फीमेल है, जो मादा है, उसमें तो XX ही होते हैं दोनों, तो मादा ने तो X ही देना है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, मादा तो X ही देगी। लेकिन नर में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लिंग सूत्र X और Y। अगर नर X दे देता है तो पुत्री का जन्म होता है, नर Y देता है तो पुत्र का जन्म होता है। तो नर का X अगर यूज हुआ तो पुत्री,
नर का भाई यूज हुआ तो पुत्र, मतलब पुत्र और पुत्री के जन्म के लिए नर जिम्मेदार है न कि मादा। ठीक है, तो ये 2025 के क्वेश्चन थे बच्चे, तो ये लीजिए।